This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any books or any documentary which is available for public. Nothing in this video is intended to prejudice or interfere with any matters judicial or otherwise. Crime Reported channel truly believes that everyone is innocent till proven guilty by the honorable courts. नमस्कार, आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 53 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। एक परिवार के 8 सदस्य जो रात को आराम से खुशी खुशी सोए थे, लेकिन सुबह तक वो लाश बन चुके थे। क्या हुआ था उस रात? और अक्सर बहुत सारे लोग पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं कि पुलिस ढंग से काम नहीं करती है, बहुत लेट जाकर केस सोल्व होता है या फिर केस सोल्व होता ही नहीं है। लेकिन इस केस के अंदर पुलिस ने बहुत ही लाजवाब काम किया। 3 दिनों के अंदर अंदर इस ब्लाइंड केस को यूपी पुलिस ने सुलझा दिया। सुनने वाले हैं आप शबनम के परिवार की क्राइम स्टोरी। अपने ही परिवार के 7 लोगों के कत्ल के मामले में जो कुल्हाड़ी से मारा और 7 लोगों की हत्या के मामले में सजा काट रही हूँ। जो कोई सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। अच्छे आदमी थे और हमारे पास उठते बैठते भी थे। अपने ही परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया। उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि ये उनकी आखिरी रात होगी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला आता है अमरोहा, और उस अमरोहा जिले के अंदर एक गांव पड़ता है, छोटा सा गांव है बावन खेड़ी। इस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता था और उस परिवार में टोटल 8 सदस्य थे, जिनमें परिवार के मुखिया शौकत अली, उनकी पत्नी हसमी, शौकत अली का बड़ा बेटा अनीस, अनीस की पत्नी अंजुम और इन दोनों का बेटा अर्श, और शौकत अली की एक बेटी शबनम और एक छोटा बेटा राशिद, और इनके साथ इनकी भांजी रबिया भी रहा करती थी इन्हीं के साथ, इन्हीं के घर में। और इस परिवार के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। जो शौकत अली थे वो एक सरकारी कॉलेज के अंदर लेक्चरर थे। बड़ा बेटा अनीस भी जलंधर की एक कंपनी के अंदर इंजीनियर था। छोटा बेटा राशिद बीटेक कर रहा था मेरठ के कॉलेज से, और शबनम ने डबल एमए कर रखी थी और वो प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाया करती थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जमीन जायदाद खूब सारी थी, और बावन खेड़ी गाँव के अंदर इनका अच्छा खासा बड़ा नाम था। एक अच्छा धनवान और इज्जतदार परिवार था ये। अब तारीख थी 14 अप्रैल 2008। रात के करीब 2 बजे की बात है। शबनम घर की पहली, डबल मंजिला घर था, तो घर की पहली मंजिल से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है। जब चिल्लाने की, रोने की आवाज़ गांव वालों को सुनाई दी तो वो रात को उठकर खड़े होकर बाहर गए और देखा कि शौकत अली के घर से रोने की आवाज़ आ रही है। तो वो गांव के कुछ लोग, जिनको भी वो आवाज़ सुनाई दी, वो शौकत अली के घर के बाहर पहुंचते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि शबनम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, ज़ोर ज़ोर से रो रही है, कुछ न कुछ तो अनहोनी हो गई है। बाद में वो घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर का जो मेन गेट था, बाहर का मेन गेट था, वो अंदर से बंद था, तो वो घर के अंदर दाखिल हो नहीं सकते थे। तो वो कैसे तैसे शबनम को थोड़ा बोलते हैं कि बेटा गेट खोल दो, गेट खोल दो। तो शबनम थोड़ी देर के लिए नीचे आती है और जो मेन गेट था उसको अंदर से कुंडी लगी हुई थी, तो वो अंदर से कुंडी खोलती है और शबनम वापस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट मंजिल के ऊपर आ जाती है। शबनम के साथ साथ बाकी के गांव वाले भी घर के अंदर दाखिल होते हैं और शबनम के साथ साथ वो भी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाते हैं। जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर उस परिवार के 7 सदस्यों की से खूनम खून हो पड़ी थी, जिनमें कि एक छोटा 10 महीने का बच्चा भी था। ये देखकर बड़ों बड़ों की तबीयत खराब हो जाए। पूरी कमरे की दीवारें तक लाल हो रही थी और शबनम उन सभी के साइड में बैठकर रो रही थी। उन सभी की आंखें अपने अपने बिस्तर के ऊपर ही थी और शबनम का जोर जोर से रोना, दुख करना जाहिर है, क्योंकि उसने एक ही झटके में अपना पूरा परिवार खो दिया। इतने में एक गांव वाले ने पुलिस को भी फोन कर दिया था। तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन से एक पुलिस की गाड़ी आती है। वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाते हैं, वो देखते हैं तो उनके भी हाथ पांव फूल जाते हैं, पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। उन्होंने भी शायद तक ऐसा मंजर अपनी पूरी पुलिस की जॉब के अंदर नहीं देखा होगा। उस घर के अंदर 7 लाशें थी और एक छोटे 10 महीने के बच्चे को छोड़कर बाकी की 6 लाशों के गले बुरी तरीके से कटे हुए थे। पुलिस ने बाद में अपने सीनियर ऑफिसर्स को इत्तला किया, इस पूरी जानकारी बताई इस घटना के बारे में, और पूरे क्राइम सीन को बाद में सील ऑफ कर दिया। अब सुबह तक ये बात पूरे अमरोहा जिले के अंदर फैल चुकी थी। सुबह तक शौकत अली के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया था। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, सभी अंदर से दहल गए थे और वहां पर शबनम को रोता देख सभी की आंखें नम हो चुकी थी। वो शबनम के साथ बहुत ज्यादा हमदर्द हो गए थे, क्योंकि उसने अपना पूरा परिवार एक रात के अंदर खो दिया था। साथ में उन लोगों के मन में बेहद ज्यादा गुस्सा भी था। वो गुस्सा था पुलिस प्रशासन के प्रति। उन्होंने पुलिस प्रशासन और सरकार और पूरे सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी। लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे और बाद में नारेबाजी कर रहे थे, तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। अब इस सिचुएशन को थोड़ा काबू में करने के लिए, थोड़ा कंट्रोल में करने के लिए, जो हसनपुर थाना था, जिसके अंडर में ये अमरोहा जिले का बावनखेड़ी गांव आता था, उस अमरोहा थाने के इंचार्ज को फौरन सस्पेंड कर दिया गया और ये पूरा केस आरपी गुप्ता, जो कि उस थाने के एसएचओ थे, उनको सौंप दिया गया।
आरपी गुप्ता का इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा नाम था। उन्होंने पहले भी कई बार कई ब्लाइंड केसेस अच्छी तरीके से सोल्व करे हैं और सभी लोग आरपी गुप्ता को मानते थे, उन पर भरोसा था कि आरपी गुप्ता ही हैं जो इस केस को सोल्व कर सकते हैं। तो 15 अप्रैल 2008 को इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता मौका वारदात पर पहुंचते हैं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाते हैं, पूरा क्राइम सीन देखते हैं। लेकिन जब वो लाश देखते हैं और लाश के ऊपर जो चादर है उनको देखते हैं, तो उनके माइंड में एक बात खटकती है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं बाद में और लाशों को एम्बुलेंस में डालकर आगे पोस्टमार्टम की जांच के लिए भेज देते हैं। वहां पर शबनम थी और इस पूरे क्राइम सीन की एक चश्मदीद आप कह सकते हैं शबनम ही थी जिसको इस क्राइम के बारे में कुछ पता था। तो पुलिस आरपी गुप्ता के साथ शबनम से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि शबनम इतनी ज़्यादा दुखी थी, इतनी ज़्यादा रो रही थी, तो पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि पूछताछ करें या ना करें। लेकिन क्योंकि अकेली शबनम ही थी जो कुछ बता सकती थी, जो आगे कुछ लीड दे सकती थी, तो आरपी गुप्ता ने फैसला किया कि वो शबनम से थोड़ी बहुत आराम से पूछताछ करें। शबनम के पास जाते हैं और शबनम को पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आरपी गुप्ता को बताती है कि सर रात की बात है, मेरे को गर्मी लगने लगी थी, तो मैं मेरा अपना बिस्तर लेकर छत के ऊपर चली गई थी। जैसे ही मैं छत के ऊपर गई, थोड़ी देर बाद में कुछ चोर डाकू घर के अंदर आते हैं। वो घर के पीछे की दीवार फांद के घर के अंदर आए। घर के अंदर बाद में वो फर्स्ट फ्लोर पर गए और मेरे जितने भी घर वाले थे उन सभी को वो खत्म कर देते हैं। बाद में वो नीचे आते हैं और घर के मेन गेट से होते हुए वो घर के बाहर निकल जाते हैं। पुलिस शबनम का बयान दर्ज करती है। उसके बाद में आरपी गुप्ता आसपास के लोग जो पड़ोसी थे, जो पहले मौका वारदात पर आए थे, उनसे पूछताछ करती है, उनका बयान दर्ज करती है। अब इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरपी गुप्ता के दिमाग में एक बात खनकी जब उन्होंने पड़ोसियों से बयान लिया। तब पड़ोसियों ने कहा कि सुबह सुबह जब वो शबनम के घर पहुंचे, जब शबनम चिल्ला रही थी, तब शबनम के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। ये पड़ोसियों ने पुलिस वालों को बताया और शबनम ने पुलिस वालों को इंस्पेक्टर को बताया कि वो चोर डाकू घर के मेन गेट से होते हुए बाहर गए थे। अब यहाँ पर अगर चोर डाकू घर के मेन गेट से बाहर गए हैं, तब अंदर से कुंडी किसने लगाई? कोई घर वाला ही होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जो घर के अंदर है जिसने अंदर से कुंडी लगाई है। पुलिस को यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हुआ। उसके बाद में शबनम ने कहा था कि वो घर की पिछली दीवार फांद कर घर के अंदर दाखिल हुए थे। तो पुलिस जाती है घर की पिछली दीवार के पास। वहां पर देखते हैं कि वो दीवार तकरीबन 14 फुट ऊंची है जमीन से। अब 14 फुट की दीवार पर सीधा सीधा चढ़ना लगभग नामुमकिन है, नहीं चढ़ा जा सकता। और वहां पर जब उन्होंने ढूंढा तो ना ही तो कोई सीढ़ी पुलिस वालों को वहां पर मिली, ना ही कोई सीढ़ी के निशान मिले, ना ही किसी के अगर कोई आता है तो उसके पैर के खोज होते हैं, पैर के निशान होते हैं मिट्टी के ऊपर। तो वहां पर ना ही तो किसी के पैर के निशान थे, ना ही कोई सीढ़ी होने का सुराग था। पुलिस का एक बार फिर से थोड़ा सा शक शबनम की तरफ गया। उसके बाद में पुलिस वाले जाते हैं उस मकान की छत के ऊपर जहां पर शबनम ने कहा था कि वो रात को सोई थी। अच्छा, इसके पहले पुलिस वालों ने चेक किया कि घर के अंदर हर कमरे में पंखे लगे हुए थे, साथ में इन्वर्टर की सुविधा भी थी, तो गर्मी लगने का सवाल कहीं पर पैदा नहीं होता। और जब पुलिस वाले फिर छत के ऊपर जाते हैं, छत के ऊपर भी पुलिस वालों को कोई भी बिस्तर, कोई भी खाट खटिया वगैरह नहीं मिलती है। अगर शबनम ऊपर जाकर सोई है तो उसका बिस्तर छत के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन बिस्तर नहीं था छत के ऊपर, कुछ भी ऐसा सोने का सामान छत के ऊपर नहीं था। अब एक तरफ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये खुलासा करती है कि सभी जितने भी शख्स थे, जितने भी लाशें थी, उनमें उस 10 महीने के छोटे बच्चों को छोड़कर सभी को नशीली दवा दी गई थी, बेहोश करने की आप कह सकते हैं दवा दी गई थी। तो उससे वो बिल्कुल भी एकदम कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाए, उनको पता ही नहीं उनके साथ क्या हुआ। अब यहाँ से जो एक शक था इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता का, वो यकीन में तब्दील हो गया। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आरपी शर्मा को उन लाशों के ऊपर चादर देखकर शक हुआ था। वो शक ये था कि अगर उनको कोई मारने आया तो वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करते इधर उधर। वो चादर वैसे की वैसी नहीं रहती, वो चादर या तो इधर उधर नीचे गिर जाती है, फिर चादर के अंदर कुछ सलवटें होती, कुछ इधर उधर हुई थी, लेकिन वो चादर एकदम प्लेन रखी हुई थी। जैसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस एकदम पहले से ये मुर्दा थे। तो यहाँ से कंफर्म हो गया था कि उनको बेहोशी की दवा दी गई है और बेहोशी की दवा देने के बाद में इनकी नींदों के अंदर ही इनका गला काट दिया गया। इनके बाद में जो छोटा बच्चा था 10 महीने का, उसको बेहोशी की दवा नहीं दी गई थी, उसकी मौत हुई है दम घुटने की वजह से। दम घोट कर उस छोटे बच्चे को मारा गया है। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है, अगर सभी को नशीली दवा दी गई थी तो इस चीज से शबनम कैसे बच गई? ये सवाल पुलिस के सामने खड़ा था। अब पुलिस उस नशीली दवा की खोज में पूरे घर की एक बार अच्छे से छानबीन करती है। तो पुलिस को एक पत्ता भी मिल जाता है, गोलियों का पत्ता मिल जाता है, जिसमें कि नशीली दवा थी और वो पत्ता उस वक्त खाली था। सभी की सभी नशीली दवा सभी को दे दी गई थी। अब पुलिस यहाँ पर एक तरीके से फंस चुकी थी। कैसे? क्योंकि शबनम ने जो भी बयान दिए थे वो उस हालात के हिसाब से मैच नहीं हो रहे थे। सभी बातें शबनम की झूठी साबित हो रही थी, अगर मैं साफ साफ आपको बताऊं तो। और अब अगर शबनम की बातें झूठी साबित हो रही है तो पुलिस का कहीं ना कहीं शक शबनम के पास जाएगा, शबनम के ऊपर जाएगा। और पुलिस चाहती थी कि वो शबनम से एक बार अच्छे से पूछताछ करें। लेकिन अब शबनम के चारों तरफ बहुत सारे लोग रहते थे, सारे दिन शबनम की आंखें नम रहती थी। और पुलिस वाले अगर शबनम को पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश करेंगे, उसके साथ सख्ती से पूछताछ करेंगे, तो हो सकता है कि भीड़ के अंदर
गुस्सा उमड़ पड़े तो वो हिम्मत नहीं करते हैं। हालांकि वो एक दो बार ट्राई करते हैं शबनम से अच्छे से पूछताछ करने की, लेकिन शबनम के आसपास के लोग बेहद गुस्सा होने लगते हैं। तो पुलिस ये प्लान यहीं पर ड्रॉप कर देती है और इंतजार करती है कि माहौल कब थोड़ा शांत हो और वो कब शबनम से एकदम अच्छे से पूछताछ करें। अच्छा, अब शबनम की भी इतना सब कुछ देखकर, परिवार के लोगों को खोकर और इतना रोकर उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। तो बाद में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने शबनम का चेकअप किया तो डॉक्टर ने पाया कि शबनम पिछले 7 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। ये पुलिस को बात पता चली तो पुलिस के दिमाग में कई और नए सवाल आने लगे। इसके बाद में ये बात जो थी अमरोहा की बावनखेड़ी गांव की, ये यूपी की राजधानी लखनऊ तक भी पहुंच गई थी और उस वक्त की यूपी की सीएम मायावती थी। उनको जब ये बात पता चली तब वो खुद बावनखेड़ी पहुंची, पूरा दौरा करने, शबनम से मिली। शबनम से मिलकर उसको दिलासा दिया कि केस जल्दी से जल्दी सोल्व होगा, जितने भी कातिल हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा, इसी दौरान सीएम ने ये ऐलान भी किया था कि शबनम को, क्योंकि अब शबनम के घर में कोई भी पैसे कमाने वाला नहीं बचा है, तो शबनम को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अब ये बात कि भाई 5 लाख रुपए शबनम को दिए जाने हैं, ये बात जब आरपी गुप्ता उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता चली तब उन्होंने सीएम के पीए को फोन किया और कहा कि देखो, मुझे लगता है इस केस के अंदर कहीं ना कहीं शबनम का हाथ है और मैं इस केस को सोल्व करने के काफी नजदीक हूँ। कुछ दिनों के अंदर मैं इस केस को सोल्व कर दूंगा, तो आप एक बार ये मुआवजा मत दीजिए, इस मुआवजे का ऐलान मत कीजिए और जब ये केस सोल्व हो जाएगा तब आप ये मुआवजा दे देना। तो वो भी फैसला करते हैं कि केस सोल्व होने के बाद ही शबनम को मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा, अब ये 17 अप्रैल की बात थी जब सीएम शबनम से मिलने आई थी। फिर अगले दिन 18 अप्रैल 2008 को पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिलती है, एक बहुत बड़ी सफलता हासिल होती है। पुलिस के एक मुखबिर ने पुलिस को एक टिप दी कि आप बावनखेड़ी गांव के अंदर रहने वाले एक सलीम नाम के शख्स को पकड़ लो, पूरा केस सोल्व हो जाएगा, पूरा केस खुल जाएगा। पुलिस तुरंत इस टिप के बाद में हरकत में आती है और बावनखेड़ी गांव पहुंचती है सलीम की खोज में। लेकिन बावनखेड़ी गांव के अंदर सलीम उनको कहीं पर भी नहीं मिलता। पुलिस आगे बढ़ती है इधर उधर दूसरे आसपास के गाँव में पूछताछ करते करते और बावनखेड़ी गाँव से करीबन 14 किलोमीटर दूर एक गजरोला गाँव है। दोपहर के लगभग 12:30 बजे की बात थी। गजरोला गाँव से सलीम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में उसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस स्टेशन में उससे आरपी गुप्ता, इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो पूछताछ करते हैं। लेकिन शुरू में सलीम नानुकुर करता है, वो कुछ भी कबूल नहीं करता है, वो जानने से भी मना करता है शबनम को, उसके परिवार को। लेकिन फिर जब पुलिस अपने अंदाज में आकर सलीम से पूछताछ करती है तब सलीम टूट जाता है और सारी कहानी पुलिस के सामने उगल देता है। पुलिस की एक गाड़ी तुरंत पहुंचती है शबनम के पास। शबनम को गाड़ी में बिठाते हैं और शबनम को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। मामला इस वक्त तक थोड़ा सा शांत हो गया था। शबनम को जब पुलिस स्टेशन में लाए और शबनम से पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ बता दो शबनम, सच। तो शबनम ने वही जो शुरू में पुलिस को कहानी बताई थी कि कुछ चोर डाकू घर के अंदर दाखिल हुए थे, वही कहानी पुलिस को फिर से दोहराने लगी। लेकिन जब शबनम के सामने सलीम को लाकर बिठाया गया तब शबनम समझ गई थी कि वो अब फंस चुकी है और उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है। तब शबनम ने सच उगलना शुरू किया। तो पूरी पीछे की कहानी ये थी कि 1 साल पहले शबनम की मुलाकात होती है बावनखेड़ी गांव में रहने वाले सलीम नाम के शख्स से। पहले शबनम और सलीम के अंदर दोस्ती होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और आपस में प्यार कर बैठते हैं। जब प्यार हो जाता है दोनों के बीच में तो दोनों फैसला करते हैं कि वो अब एक दूसरे से शादी करेंगे और अपना घर बार बसाएंगे। शादी की बात लेकर शबनम पहुंचती है अपने परिवार वालों के पास, शौकत अली के पास। शौकत अली को सलीम के बारे में बताती है कि ऐसे ऐसे मुझसे प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन शौकत अली साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि सलीम में और तेरे में दिन और रात का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। तो कहाँ पर अच्छी खासी डबल MA तेरी की हुई, तू बच्चों को पढ़ाती है सरकारी स्कूल के अंदर, और कहाँ पर सलीम है जो कि 8वीं पास है और कुछ लकड़ी का कारोबार करता है इधर छोटा मोटा। तो तुम दोनों की शादी कैसे हो पाएगी। उसके घर वाले इस शादी का बिल्कुल विरोध करते हैं और रिश्ता एकदम तोड़ने के लिए शबनम को कहते हैं कि तुम अब सलीम से बिल्कुल भी मिलना मत। लेकिन शबनम इस रिश्ते को तोड़ती नहीं है। वो सलीम के साथ जैसे पहले रिलेशनशिप में थी, वो अब भी सलीम के साथ रिलेशनशिप में ही थी, घर वालों के मना करने के बावजूद। कुछ दिन और बीते हैं। फिर एक रोज शबनम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। जब ये बात उसको पता चलती है वो फिर से अपने घर वालों के पास जाती है। घर वालों से फिर से रिक्वेस्ट करती है कि आप हमको शादी की मंजूरी दे दीजिए, लेकिन घर वाले तब भी शादी की मंजूरी नहीं देते हैं। उसके बाद में अब शबनम अपना दिमाग दौड़ाती है। शबनम सोचती है कि उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि वो सलीम के साथ बावनखेड़ी गांव छोड़कर कहीं पर भाग जाए और भागकर शादी कर ले। लेकिन अगर वो वहां से भागेगी और कहीं पर जाकर सलीम से शादी करेगी तो उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कहाँ पर रहना है, कहाँ पर खाना पीना है, कुछ नहीं पता। अनाज के भी लाले पड़ जाएंगे, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो वो ये पहला आइडिया ड्रॉप कर देती है। दूसरा आइडिया था कि अगर वो अपने घर वालों को ही रास्ते में से हटा दे तो उसके कहीं पर भागना भी नहीं पड़ेगा और घर वालों के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद थी करोड़ों की, तो वो जमीन जायदाद भी उनकी हो जाएगी
और वो आराम से सलीम से शादी करेगी और हंसी खुशी उसके साथ पूरे घर के अंदर अकेली वो राज करेगी। वो ये फैसला करती है कि वो अपने सभी घर वालों को रास्ते से हटा देगी। ये बात वो सलीम को बताती है और सलीम भी इस प्लान में उसके साथ शामिल हो जाता है। उसके बाद में दोनों मिलकर फैसला करते हैं, प्लान बनाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, बाद में कैसे बचना है। अब तारीख आती है 14 अप्रैल 2008। सलीम और शबनम का पूरा प्लान रेडी था। 14 तारीख को बावनखेड़ी गांव से लगभग 38 किलोमीटर दूर एक पगबाड़ा नाम की जगह है, यूपी के अंदर ही। सलीम वहां पर जाता है और पगबाड़ा में एक मेडिकल स्टोर से एक नशे की दवाई लेकर आता है, एक पत्ता लेकर आता है जिसके अंदर 10 गोलियां थी, बेहोशी की गोलियां वो लेकर आता है। उसने अपने गाँव से, बावनखेड़ी से वो नशे की दवाइयाँ इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि अगर वो गांव से खरीदता तो पूरे गांव में हो सकता था कि वो बात फैल जाती कि नशे की दवा लेकर गया है या फिर बेहोशी की दवा लेकर गया है और उनका प्लान फेल हो सकता था। वो घर आता है वापस बावनखेड़ी और वो सारा एक गोलियों का पत्ता, 10 गोलियों का पत्ता शबनम को दे देता है। शबनम रात होने का इंतजार करती है। अच्छा, इस दौरान शबनम के जो भाई थे अनीश और राशिद, वो दोनों इतने दिन तो घर पर ही थे और उस दिन 14 तारीख को वो घर से निकल चुके थे। उनको अपने काम पर जाना था। एक को तो जाना था जलंधर कंपनी ज्वाइन करने और एक को जाना था मेरठ कॉलेज के अंदर। तो शबनम उन दोनों को फोन करती है, अपने दोनों राशिद और अनीस भाइयों को फोन करती है कि तुम आ जाओ, वापस आ जाओ। वो उनको कई बहाने देती है और वो रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंच चुके थे, ट्रेन पकड़ने वाले थे। अब बहन की बात मानकर वो भी मना नहीं करते हैं। शबनम उनको बोलती है कि बस आज रह जाओ, कल चले जाना। तो वो भी रेलवे स्टेशन पर जाकर वापस घर पर आ जाते। अच्छा, इनको वापस क्यों बुलाया शबनम ने? इसलिए बुलाया क्योंकि अगर ये जिंदा रह जाते, अगर ये चले जाते तो ये जिंदा बच जाते, और अगर ये जिंदा बच जाते तो प्रॉपर्टी इसके हाथ से निकल जाती या फिर प्रॉपर्टी के 2 या फिर 3 हिस्से हो जाते, और ऐसा बिल्कुल भी शबनम को नहीं चाहिए था। शबनम को पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम चाहिए थी। फिर वो इंतजार करती है रात होने का। रात हो जाती है, सभी परिवार के सदस्य खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में शबनम सभी के लिए चाय बनाकर लाती है और उस चाय के अंदर शबनम ने मिला दी थी नशीली दवा। सभी चाय पीते हैं। अच्छा, वो छोटे 10 महीने का बच्चा वो चाय नहीं पीता था, तो वो उसको नशीली दवा नहीं मिली तो वो बेहोश नहीं हुआ, लेकिन वो छोटा बच्चा था वो सो गया था गहरी नींद के अंदर ऐसे ही। तो सभी ने चाय पी ली और चाय के साथ वो नशीली दवा भी उनके शरीर के अंदर चली गई और वो सभी अपने बिस्तर पर जाकर बेहोश हो गई। जब वो सभी बेहोश हो जाते हैं तब रात के तकरीबन 1:15 पर शबनम फोन करती है सलीम को कि सभी बेहोश हो चुके हैं। सलीम घर के अंदर दाखिल होता है, वो मेन गेट से आता है, उसके लिए मेन गेट शबनम खोल देती है। घर के अंदर आने के बाद में वो एक हैवान के रूप में जितने भी परिवार, जितना भी शबनम का परिवार वहां पर सो रहा था, सभी का बारी बारी गला काट देता है। वो अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया था, उस कुल्हाड़ी से सभी का गला बारी बारी काट देता है। शबनम परिवार वालों के अपना मुंह पकड़कर मुंह ऊपर करती और नीचे से सलीम उनका गला काट देता। वो छोटी बच्ची थी, उसका गला उन्होंने नहीं काटा। उन्होंने फैसला किया कि उसको दम घोट कर मारेंगे। अब जब सभी घर के सदस्य खत्म हो गए थे तब शबनम सलीम को घर के मेन गेट से वापस बाहर निकालती है, मेन गेट को घर के अंदर से बंद करती है और वापस घर आ जाती है। अच्छा, ये सब कुछ जब उन्होंने किया तब उसके शबनम के पूरे कपड़ों के ऊपर खून के निशान आ चुके थे, खून के निशान थे। तो वो घर के अंदर अपने कपड़े चेंज कर रही थी, पुराने कपड़े उतार रही थी, नए कपड़े पहन रही थी। इसी दौरान उसको अपने छोटे भतीजे की आवाज़ सुनाई दी जो कि अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जब सलीम ने उसका गला दबाया था तब वो बेहोश हुआ था। अब वो जोर जोर से रोने लगा था। शबनम घबरा जाती है। शबनम वापस फोन करती है सलीम को कि तुम वापस आओ, ये बच्चा जिंदा है, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। सलीम उसको बोलता है कि नहीं, मैं अब वापस नहीं आ सकता, जो करना है तुमको करना है। तो शबनम उस वक्त फिर से एक तकिया लेकर उस छोटे बच्चे का मुंह दबा देती है और उसकी दम घोट कर हत्या कर देती है। अच्छा, दूसरी तरफ सलीम घर से बाहर निकलकर गांव के एक तालाब के पास जाता है और वहां पर जो कुल्हाड़ी जो थी जिससे सभी का गला काटा था, उस कुल्हाड़ी को वो तालाब के अंदर फेंक देता है और घर पर जाकर वो अपने कपड़े बदल लेता है। ये सब कुछ करते करते उनको 2 बज गए थे और 2 बजे बाद में शबनम चढ़ती है अपने घर की पहली मंजिल पर और जोर जोर से चिल्लाना, रोना शुरू कर देती है और उसके आगे की कहानी आपको पता ही है। तो ये थी पूरी वारदात। शबनम ने सलीम से शादी करने के लिए, अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए अपने पूरे परिवार को, इवन एक 10 महीने के छोटे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। अब ये तो इनका स्टेटमेंट था, लेकिन कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट नहीं चलता है, पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करना था। तो पुलिस सबसे पहले तो जो मर्डर वेपन था, जो कुल्हाड़ी थी, उसको उस तालाब के अंदर तलाश करती है जहाँ पर सलीम ने बताया था और पुलिस उस सबसे पहले तो हथियार को बरामद कर लेती है। बाद में उसके कपड़े जो खूनम खून हो रखे थे उन कपड़ों को बरामद कर लेती है और बाद में पुलिस को एक एक्स्ट्रा सिम भी मिलती है सलीम और शबनम के पास। जब भी सलीम और शबनम बात करते थे तब वो दूसरी सिम से बात करते थे, जो सिम उनके पास एक्स्ट्रा थी। जब वो सिम पुलिस को मिली तो सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकाल गए और तकरीबन 10 बजे से लेकर 14 अप्रैल की रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक उन्होंने तकरीबन 52 बार एक दूसरे से बात की और 1 बजे से लेकर 1:45 तक उन्होंने कोई भी बातें नहीं की। पुलिस का कहना था कि इस दौरान वो ये कांड को अंजाम दे रहे थे। सारे सबूत इकट्ठा होने के बाद में मामला जाता है लोअर कोर्ट के अंदर। लोअर कोर्ट सलीम और शबनम को मौत की सजा सुनाता है। बाद में इलाहाबाद के हाई कोर्ट के अंदर ये इस केस को चैलेंज करते हैं और हाई कोर्ट भी सजा को बरकरार रखता है और सलीम और शबनम को मौत की सजा सुनाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस सजा को सलामत रखता है, सजा को बरकरार रखता है और दोनों को मौत की सजा सुनाता है। इसी दौरान आप क्योंकि
शबनम पेट से थी तो तकरीबन 6 साल तक वो अपने बच्चे को जेल में जन्म देती और 6 साल तक वो अपने बच्चे को जेल के अंदर रख सकती थी। 6 साल बाद में उस बच्चे को उसको छोड़ना पड़ता, किसी को गोद देना पड़ता। तो शबनम ने उस बच्चे को जेल में जन्म दिया। 6 साल तक वो बच्चा शबनम के साथ ही रहा जेल में। 6 साल का होने के बाद में उसको किसी ने गोद ले लिया। अच्छा, इसी दौरान शबनम ने एक मर्सी पिटीशन फाइल की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रणब मुखर्जी उस वक्त थे, उनसे कहा कि हमारी मौत की सज़ा को आप उम्र कैद में तब्दील कर दो, लेकिन ये भी इनकी खारिज हो गई। उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, आप मौत की ही हकदार हो, आपको उम्र कैद की कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, आपको मौत ही मिलेगी। शबनम और सलीम दोनों जेल के अंदर ही हैं। सलीम तो है प्रयागराज के जेल में और शबनम है बरेली के हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर, और दोनों अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। अगर शबनम को फांसी की सज़ा दी जाती है तो वो आज़ाद भारत के बाद में सबसे पहली महिला होगी जिसको फांसी की सज़ा कोर्ट ने सुनाई है। यही थी दोस्तों आज की बहुत ही दुखद कहानी। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट में बताना, अपने विचार ज़रूर कमेंट में बताना, और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।